magnetic dipole moment of a current carrying coil, या तो करंट कैरिंग कॉइल होगा या करंट कैरिंग लूप होगा। कॉइल एंड लूप में क्या डिफरेंस है? लूप का मतलब कॉइल हैविंग वन टर्न, अगर उसमें वायर का सिर्फ एक टर्न होगा, तो कॉइल जिसमें वायर का सिर्फ एक टर्न होगा दैट इज कॉल्ड लूप। तो वी कैन से लूप इज अ कॉइल हैविंग वन टर्न। बट अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वायर के, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉइल। तो कॉइल का मतलब वायर हैविंग मेनी टर्न्स एंड लूप का मतलब कॉइल हैविंग वन टर्न। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमको डिस्कस करना है। नाउ ये जो कॉइल होगा उस कॉइल का शेप सर्कुलर हो सकता है, it can be a square coil, it can be a rectangular shape coil, it can be a triangular coil. तो current carrying coil can have any shape, circular coil, rectangular coil, square shape coil, it can be a triangular coil. तो करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस। ये एक सर्कुलर कॉइल है, ऑफ कोर्स ये डिस्क है, बट हमको इसको एक कॉइल की तरह कंसीडर करना है। अगर ये सर्कुलर कॉइल होगा तो वायर ऐसे टर्न होगा लाइक दिस सर्कुलर कॉइल। सबसे पहले हम लोग लूप कंसीडर करते हैं। लूप का मतलब कॉइल हैविंग वन टर्न, तो यहां पे एक वायर का वन टर्न है सर्कुलर शेप में, और ये होगा कॉइल का प्लेन। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ द कॉइल। तो फर्स्ट डायग्राम में मैंने कॉइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ किया है कुछ इस तरह। तो दिस इज सर्कुलर कॉइल इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस डायग्राम में मैंने सर्कुलर कॉइल को ऐसे वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ किया है। दिस इज सर्कुलर कॉइल इन अ वर्टिकल प्लेन। तो सर्कुलर कॉइल इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहां पे प्लेन ऑफ द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, और वी कैन हैव सर्कुलर कॉइल इन अ वर्टिकल प्लेन, यहां पे कॉइल का प्लेन इज वर्टिकल। तो फर्स्ट फिगर में सर्कुलर कॉइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ किया है, और सेकंड डायग्राम में सर्कुलर कॉइल को वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ किया है। अभी देखो कॉइल के दो फेस होंगे, दिस इज वन फेस एंड दिस इज अनदर फेस। तो सर्कुलर कॉइल के दो फेस होंगे, फेस वन एंड फेस टू। अगर इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो एक तरफ देखने से अगर हमको करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो फ्रॉम सेकंड साइड वही करंट हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, है ना। फ्रॉम वन साइड इफ द करंट अपीयर्स टू फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, when seen from the another side the same current will appear to flow in anti-clockwise direction. तो देखो फर्स्ट फिगर में करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। तो फर्स्ट फिगर में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, सेकंड फिगर में करंट क्लॉकवाइज है। इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज तो आप अप्लाई करो राइट हैंड थंब रूल। If current is anti-clockwise, you apply right hand thumb rule. Right hand thumb rule में आपके जो right hand के fingers होंगे वो current के direction में curled होंगे, and thumb represent direction of magnetic field. तो current अगर anti-clockwise होगा तो right hand के fingers को anti-clockwise turn करो। देखो thumb is pointing outward and magnetic field outward कहां पे होता है? North pole की तरफ। तो ये coil का face north pole behave करेगा। तो if current in the circular coil is flowing anti-clockwise, तो according to the right hand rule, magnetic field outward होगा, का मतलब this phase become north pole. Near north pole magnetic field is outward, away, and near south pole magnetic field is inward, का मतलब towards the south pole. Second case में current clockwise direction में है, इसका मतलब ये अगर coil का एक phase है तो ये coil का second phase होगा। ये अगर कॉइल का एक फेस है तो ये कॉइल का दूसरा फेस होगा। तो अगर एक फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा। तो देखो इस फेस में करंट क्लॉकवाइज है, एंड इफ करंट इज क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो। तो यहाँ पे फिंगर्स विल
क्लॉकवाइज, तो थंब कहां पे है, इनवर्ड, एंड जहां पे फील्ड इनवर्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वो कॉइल का साउथ पोल होगा. तो दिस फेस बिकम नॉर्थ एंड दिस वे बिकम साउथ. तो जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा इट विल बिहेव एज साउथ पोल. जैसे अगर इस केस की बात करेंगे तो यहां पे सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अपर फेस में, ये कॉइल का अपर फेस होगा, तो इसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये फेस नॉर्थ होगा, एंड लोअर फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा तो दिस फेस बिकम साउथ. तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है. इसका मतलब करंट कैरिंग लूप हैज टू पोल्स. करंट कैरिंग लूप के दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो कंसीडर वन करंट कैरिंग कॉइल और अ लूप. लूप का मतलब कॉइल हैविंग वन टर्न. The face of a coil in which current flows in the anti-clockwise direction acts as north pole, first diagram. And the face of a coil in which current flows in the clockwise direction will act as south pole, this one. That means current carrying coil or a loop behaves as a system of two equal and opposite magnetic poles. एक north है और एक south है, तो equal and opposite magnetic poles. Therefore, it will act as a magnetic dipole. तो current carrying loop behaves as a magnetic dipole because one face acts as a north pole, other face will act as south pole. Magnetic dipole moment of a current carrying loop, magnetic dipole moment of a current carrying loop is given by capital M. Capital M किसका सिंबल है, magnetic dipole moment का. तो magnetic dipole moment का सिंबल कैपिटल M. करंट कैरिंग लूप के लिए उसका फॉर्मूला है I इंटू ए. करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू ए. व्हाट इज I? करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. एंड व्हाट इज A? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल. तो अगर कॉइल सर्कुलर शेप में होगा तो एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर होगा. अगर ये कॉइल स्क्वायर शेप में होता तो एरिया होता साइड स्क्वायर. अगर ये कॉइल रेक्टेंगुलर होता तो एरिया होता लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो I is current passing through the coil and A होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बट ये फॉर्मूला लूप के लिए होगा, और लूप में तो वायर का सिर्फ एक टर्न होगा. बट सपोज इस कॉइल में वायर के n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू NIA. M equals to NIA. This is magnetic dipole moment of a coil having n number of turns. NIA. What is N? N होगा number of turns of the wire. I is the current passing through the coil. और A होगा area of cross section of a coil. So this is magnetic dipole moment of current carrying coil. Direction of magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे वेक्टर m इक्वल्स टू NI वेक्टर A. तो अगर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर m इज इक्वल टू NI इंटू वेक्टर A. व्हाट इज वेक्टर A? तो वेक्टर A इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. वेक्टर A को बोलेंगे एरिया वेक्टर. देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का ब्रांच होगा, एक सेक्शन होगा फिजिक्स का. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे अलग अलग सेक्शंस होंगे. तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एरिया इज कंसीडर्ड टू बी वेक्टर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एरिया हमको वेक्टर की तरह कंसीडर करना पड़ता है, बिकॉज वहां पे एरिया का डायरेक्शन भी मैटर करेगा. तो यहां पे ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है. एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एट ए गिवन पॉइंट. तो अगर हमको कॉइल का एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. दैट परपेंडिकुलर इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. का मतलब कुछ इस तरह का, देखो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है,
ये कॉइल का प्लेन है, तो इस कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, तो ये होगा परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो अगर ये कॉइल है तो ये उसका एरिया वेक्टर है। इसका मतलब अगर मैंने कॉइल को रोटेट किया तो उसका एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा, देखो, है ना, इफ द कॉइल इज रोटेटेड इट्स एरिया वेक्टर विल आल्सो रोटेट। तो एरिया अगर रोटेट करेगा तो उसका डायरेक्शन वेरी करेगा, बिकॉज एरिया वेक्टर भी टर्न करेगा। तो अगर ये कॉइल है तो ये उसका एरिया वेक्टर होगा। एंड व्हाट इज एरिया वेक्टर? इट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इसको बराबर याद रखो। नाउ इसके बाद देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का तो यूनिट नहीं होगा। आई क्या है? करंट। करंट का यूनिट एम्पियर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, लिखेंगे ए एम स्क्वायर, ये उसका सिंबल होगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल का जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। In right hand thumb rule, we curl the fingers. राइट हैंड के जो फिंगर्स होंगे उसको ऐसे कर्ल करेंगे। कर्ल का मतलब वाउंड करेंगे। और कर्ल फिंगर्स किस डायरेक्शन में वाउंड करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो राइट हैंड के फिंगर्स को अगर मैंने करंट के डायरेक्शन में ऐसे कर्ल किया है तो आउटस्ट्रेच्ड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। So if curl fingers are in the direction of current, then the thumb will give the direction of dipole moment of a current carrying coil. जैसे देखो इस फिगर में ये सर्कुलर कॉइल का प्लेन हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। देखो करंट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया है, तो इफ करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो। तो देखो मैंने राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल किया है, तो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, एंड सिंस थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट इज ऑब्टेन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में कर्ल फिंगर्स पहले करंट के डायरेक्शन में दिखाएंगे, तो फिर थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इस फिगर में करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कर्ल फिंगर्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वी कैन से डाइपोल मोमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर, बिकॉज ये जो लाइन होगा ये कॉइल का एक्सिस होगा, तो वी से डाइपोल मोमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग coil. Special cases about magnetic dipole moment. तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसके हम लोग कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस बिगिन केस 1। केस 1 में व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर बार मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में कट किया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमको डिस्कस करना है। तो केस 1, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बट बार मैग्नेट को कट करने के दो मेथड होंगे। या तो आप बार मैग्नेट को ऐसे अलोंग द लेंथ कट करो, दिस इज मेथड नंबर 1, इट इज कट अलोंग द लेंथ लाइक दिस। और बार मैग्नेट कैन बी कट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये दूसरा मेथड होगा, दिस वे परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो हम लोग दोनों केसेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहले केस में ये जो बार मैग्नेट है उसको ऐसे कट किया अलोंग द लेंथ। लेट स्मॉल m बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल एंड लेट L बी द मैग्नेटिक लेंथ। देखो बच्चों, अभी मैंने यहां पे मैग्नेटिक लेंथ को डिस्टेंस L से डिनोट किया है, एंड जब भी मैंने मैग्नेटिक लेंथ डिफाइन किया था प्रीवियस वीडियो में, तभी उसका लेंथ मैंने 2L लिया था। तो मैग्नेटिक लेंथ का कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होता है,
आप उसको किसी भी लेंथ से डिनोट कर सकते हो। तो यहां मैंने मैग्नेटिक लेंथ को डिस्टेंस L डिनोट किया है। तो मैग्नेटिक लेंथ होगा साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैंने यहां पे A लिया है। एंड लेट कैपिटल M बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो ओरिजिनल मैग्नेट है इसका डाइपोल मोमेंट M है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल स्मॉल m है, और इसका मैग्नेटिक लेंथ L है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट कैपिटल M होगा स्मॉल m इंटू पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और मैग्नेटिक लेंथ L डिफाइन किया है, तो ये होगा m इंटू L। ये होगा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बिफोर द मैग्नेट इज कट। जब भी आप मैग्नेट को दो पार्ट में कट करोगे यू विल गेट टू डिफरेंट पार्ट्स। तो देखो ये होंगे मैग्नेट के दो पार्ट्स कट करने के बाद, अपर पार्ट और ये होगा लोअर पार्ट। तो अभी हमको फाइंड करना है कि कट करने के बाद ये जो दो पार्ट बनेंगे इनके डाइपोल मोमेंट के वैल्यूज क्या होंगे। तो लेट m डैश बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट। लेट m डैश बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट। पर यहां देखो हर एक पार्ट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ओरिजिनल मैग्नेट के एरिया के हाफ हो गया। एंड वी नो दैट पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इफ एरिया हैज बिकम हाफ, पोल स्ट्रेंथ विल आल्सो बिकम हाफ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो हाफ हो गया ना, तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इन दिस पार्ट विल बी m/2। तो मतलब यहां पे जो दो पार्ट बनेंगे हर एक पार्ट का जो पोल होगा उसका स्ट्रेंथ m/2 होगा। बट मैग्नेटिक लेंथ चेंज हुआ है क्या? नहीं। का मतलब ओरिजिनल मैग्नेट का अगर लेंथ L है तो इन दो पार्ट का भी लेंथ L ही होगा। तो लेंथ चेंज नहीं हुआ है, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया। वैसे अगर मैग्नेट को 3 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में, तो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ 1/3 हो जाएगा बट लेंथ उतना ही होगा। तो व्हेन अ मैग्नेट इज कट अलोंग द लेंथ, देन length of the magnet does not change but pole strength reduces. Now let m dash be the magnetic moment of each part. तो फिर इस m dash का फॉर्मूला क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। बट पोल स्ट्रेंथ कितना है? m/2 है ना हर एक पार्ट का। तो पोल स्ट्रेंथ m/2 है और लेंथ L है, तो दिस इज m/2 इंटू लेंथ, जिसको लिखा जा सकता है m इंटू L/2। बट व्हाट इज m इंटू L? कैपिटल M ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट। तो m dash होगा m/2 है ना, ये हो गया कैपिटल M का फॉर्मूला। तो m dash हो गया m/2। दैट मीन्स व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, then dipole moment of each part will be m/2 का मतलब हाफ ऑफ द ओरिजिनल। वैसे अगर इसको 3 पार्ट्स में कट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा m/3, बिकॉज पोल स्ट्रेंथ m/3 हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी m/3 हो जाएगा। इसको अगर 4 पार्ट्स में कट किया, इसको अगर अलोंग द लेंथ 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट होगा m/4। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एक जनरल फॉर्मूला, तो व्हेन अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is cut into n equal parts, that n can have any value, 2 parts, 3 parts, 4 parts, so on. तो बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m is cut into n equal parts, then the dipole moment of each part m dash will be m upon n, where n होंगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जैसे इस केस में मैग्नेट को 2 पार्ट में कट किया था तो n हो गया 2, इसके लिए डाइपोल मोमेंट m/2 आ गया। अगर मैग्नेट को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो n हो जाएगा 3, तो m dash होगा m/3। तो ये होगा केस 1 where the magnet is cut along the length। सेकंड केस में बार मैग्नेट को कट करेंगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये होगा केस 2। तो इन सेकंड केस ये हमारा बार मैग्नेट है और हम लोग इसको ऐसे कट कर रहे हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये होगा कटिंग द मैग्नेट
परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगर आपने बाहर मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट किया दो इक्वल पार्ट में, तो ये वाला पार्ट एक मैग्नेट बिहेव करेगा और ये दूसरा पार्ट जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो लेफ्ट पार्ट बिकम्स वन मैग्नेट, राइट पार्ट बिकम्स अनदर मैग्नेट हैविंग साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अगर L था मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट, तो फिर इन दो पार्ट के मैग्नेटिक लेंथ होंगे L/2। लेंथ देखो हाफ हो गया। तो इस वे में अगर मैग्नेट को कट करेंगे तो दो पार्ट जो फॉर्म होंगे उनके लेंथ हाफ होंगे। बट इस केस में देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं हुआ। का मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल मैग्नेट का था उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ईच पार्ट का होगा। एंड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम, पोल स्ट्रेंथ विल आल्सो रिमेन द सेम। तो इन दो पार्ट के पोल स्ट्रेंथ तो m ही होंगे बट लेंथ हाफ हो जाएगा। वैसे अगर मैंने मैग्नेट को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया, इस बार मैग्नेट को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो फिर लेंथ ऑफ ईच पार्ट होगा L/3 बट पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन द सेम, m। तो ओरिजिनल मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट m है, तो m का फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। एंड लेट m डैश विद द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट, तो यहां पे m डैश का फॉर्मूला होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, बट मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज L/2, तो ये होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू L/2, जिसको लिखा जा सकता है m इंटू L/2। बट व्हाट इज m इंटू L? कैपिटल M, तो इसको लिखेंगे कैपिटल M, तो ये होगा कैपिटल M/2। तो देखो रिजल्ट हमको सेम मिला। तो प्रीवियस केस में भी रिजल्ट था M/2, इस केस में भी रिजल्ट M/2 ही मिला। इसका मतलब जब भी आप मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करोगे तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट होगा m/2, का मतलब हाफ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। वैसे अगर 3 पार्ट्स में कट करेंगे तो यहां पे m/3 होगा, बिकॉज लेंथ L/3 होगा तो ये भी m/3 हो जाएगा। 4 पार्ट्स के लिए ये हो जाएगा L/4, ये होगा m/4। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या हो गया कि व्हेन अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक dipole moment m is cut into n equal parts, dipole moment of each part is m/n। तो ये जो रिजल्ट है ये दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है। आप मैग्नेट को अलोंग द लेंथ कट करो या परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करो, आइदर दिस वे और दिस वे, दोनों के लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी m/n। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 equal parts। केस नंबर 2, सेकेंड केस में रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 बार मैग्नेट्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। तो अगर 2 बार मैग्नेट है एंड these 2 मैग्नेट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, तो उन 2 बार मैग्नेट का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहां पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। इस डायग्राम में 2 बार मैग्नेट है। दिस इज फर्स्ट बार मैग्नेट, S साउथ पोल, N नॉर्थ पोल, एंड लेट M1 बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस, बट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो M1 होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट whose डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। फिर ये है सेकेंड बार मैग्नेट। सेकेंड बार मैग्नेट का यहां पे साउथ पोल प्लेस किया, यहां पे नॉर्थ पोल प्लेस किया। लेट M2 बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट। M2 का भी डायरेक्शन ऑब्जर्व करो, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो 2 बार मैग्नेट्स एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द 2 मैग्नेट्स। अगर 2 मैग्नेट के बीच में एंगल थीटा होगा तो उनके डाइपोल मोमेंट के बीच में भी एंगल थीटा होगा। अगर 2 मैग्नेट के बीच में एंगल थीटा होगा तो उनके डाइपोल मोमेंट के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। So theta is the angle between M1 and M2। तो हमको क्या करना है, इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। इन 2 मैग्नेट का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है।
उसके लिए मैंने इस डायग्राम को थोड़ा अलग वे से ड्रॉ किया। सेकंड डायग्राम मैंने मैग्नेट को ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को ड्रॉ किया। तो फर्स्ट मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट m1 है, ये m1 मैंने यहां पे ड्रॉ किया, और सेकेंड मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट m2 मैंने यहां पे ड्रॉ किया, और थीटा होगा एंगल बिटवीन m1 एंड m2। तो मुझे m1 और m2 इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वी अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग m1 m2 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल। तो इफ वी अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, m1 m2 विल फॉर्म वन पैरेललोग्राम, इन दो वेक्टर का एक पैरेललोग्राम बनेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल। तो ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा ये इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब टोटल। तो लेट m dash be the resultant of m1 and m2. Let m dash vector be the resultant of two bar magnets m1 and m2. And parallelogram law of vector addition से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो magnitude of this m dash is given by m dash equals to root of m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 cos theta। ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट वेक्टर m डैश का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। तो क्या फॉर्मूला है m डैश का? m डैश क्या है? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो m डैश का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके यूज किया। अभी स्पेशल केस क्या होगा कि इफ टू मैग्नेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, का मतलब ये दो मैग्नेट अगर परपेंडिकुलर होते, का मतलब मान लो ये जो सेकंड मैग्नेट है, ये सेकंड मैग्नेट ऐसे होता, if second magnet is placed this way, तो in that case first magnet और second magnet perpendicular होते। तो if two magnets are perpendicular to each other, angle between them becomes 90 degree. तो for two perpendicular magnets theta will be 90 degree। अगर theta 90 डिग्री होगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? तो this will be calculation of resultant magnetic moment of two bar magnets perpendicular to each other। तो m डैश का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos 90, बिकॉज परपेंडिकुलर मैग्नेट्स में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। एंड व्हाट इज cos 90? cos 90 कितना होता है? 0। तो वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। अगर cos 90 0 है तो ये थर्ड टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना, बिकॉज cos 90 0 है। तो क्या बचा? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट m डैश का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। इट इज रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? फॉर द टू मैग्नेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें भी अगर दोनों मैग्नेट्स आइडेंटिकल होंगे, इफ दिस टू बार मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा। आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स का मतलब both bar magnets will have a same dipole moment। तो अगर ये दो मैग्नेट्स आइडेंटिकल होंगे तो m1 इक्वल्स टू m2 होगा, इसको हम लोग m कॉल करेंगे। तो फॉर टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स m1 और m2 इक्वल होंगे, लेट दैट बी m। तो उस केस में m डैश का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू m। तो m डैश का फॉर्मूला रूट 2 इंटू m होगा अगर मैग्नेट्स आइडेंटिकल होंगे तो। बट इफ मैग्नेट्स आर नॉट आइडेंटिकल देन m डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। तो दिस इज टू फाइंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ टू बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड वन अबोव द अदर, दो बार मैग्नेट है, दोनों को वन अबोव द अदर रखा, तो फिर उसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो ये डायग्राम,
इसमें दो बार मैग्नेट को वन अबो द अदर प्लेस किया है, और इस डायग्राम में भी टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड वन अबो द अदर, बट इस केस में टू मैग्नेट्स विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर। देखो हियर टू मैग्नेट्स आर अरेंज्ड विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर। लाइक पोल्स टुगेदर का मतलब दोनों मैग्नेट के साउथ पोल एंड दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल कांटेक्ट में है। अभी लाइक पोल्स को रिपेल करेंगे तो साउथ पोल कैन नॉट बी टुगेदर, बट यहां पे मैग्नेट्स को उन्होंने क्या किया है, इसको ऐसे हेल्ड किया है, दे आर होल्ड टुगेदर का मतलब इनको उन्होंने स्ट्रिंग से टाई कर दिया। These two magnets are tied together with the help of string, they are not free। अगर फ्री होंगे तो साउथ रिपेल हो जाएंगे, तो दे आर टाइड टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। तो हियर टू मैग्नेट्स आर अरेंज वन अबव द अदर विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर। तो इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ, तो ये होगा m1 का डायरेक्शन, ये होगा m2 का डायरेक्शन। वी नो दैट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। बट अगर इन दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स टुगेदर है तो इनके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस भी सेम होंगे। इसका मतलब हियर m1 एंड m2 आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंगल बिटवीन m1 एंड m2 जीरो हो जाएगा। यहां पे m1 m2 के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इफ टू मैग्नेट्स आर पैरेलल विद देयर लाइक पोल्स टुगेदर then their dipole moments are also parallel, का मतलब their dipole moments are in the same direction। तो एंगल बिटवीन m1 m2 होगा 0, एंड इफ थीटा इज 0 डिग्री देन cos 0 हो जाएगा 1, है ना, cos 0 1 हो जाएगा। तो we get root of m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2, बिकॉज ये तो 1 हो गया। m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 will be m1 plus m2 the whole square, एंड उसका रूट लिया तो m1 plus m2। तो इस सिचुएशन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट m डैश विल बी m1 plus m2। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी m1 plus m2। इसको हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन है, एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। We know that when two vectors are in the same direction, resultant is addition of the magnitude। देखो हमको वही रिजल्ट मिला है। अभी सेकंड केस में टू मैग्नेट्स आर अरेंज वन अबव द अदर बट दे आर अनलाइक पोल्स टुगेदर। अनलाइक पोल्स टुगेदर का मतलब साउथ पोल ऑफ फर्स्ट मैग्नेट इज इन कॉन्टेक्ट विद द नॉर्थ पोल ऑफ सेकंड मैग्नेट। तो हियर टू मैग्नेट्स आर अरेंज वन अबव द अदर विद देयर अनलाइक पोल्स टुगेदर, साउथ इन कॉन्टेक्ट विद नॉर्थ। तो इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, m1 vector will be from south pole to north pole of the first vector of the first magnet, और ये जो m2 वेक्टर होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकंड मैग्नेट, वो भी कैसे होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट m1 and m2 are in opposite direction, and if two vectors are in opposite direction, angle between the two vector is 180 degree। तो इन दो के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। इफ थीटा इज 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 डिग्री इज -1, तो ये हो जाएगा -1, एंड -1 इंटू 2m1 m2 हो जाएगा माइनस ऑफ 2m1 m2। तो यहां बचेगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2m1 m2, बिकॉज cos थीटा -1 है। तो ये होगा एक्सपेंशन ऑफ m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, उसका रूट लिया तो m1 माइनस m2। तो व्हेन टू मैग्नेट्स आर अरेंज्ड विद देयर डाइपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा m1 माइनस m2। बट अगर डाइपोल मोमेंट m2 ग्रेटर देन m1 होगा, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, फिर हमको करना पड़ेगा m2 माइनस m1। तो इस सिचुएशन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट m1 m2 का डिफरेंस होगा। इट कैन बी m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1। अगर m2 ग्रेटर होगा तो m2 माइनस m1 करेंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा मॉड m1 माइनस m2। इट इज मॉड m1 माइनस m2। तो ये होंगे दो स्पेशल केसेस।
केस 1 में m1 m2 आर इन द सेम डायरेक्शन एंड केस 2 में m1 m2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर m1 m2 एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट होगा उनका सब्ट्रैक्शन, और अगर m1 m2 सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट होगा उनका एडिशन। इसमें भी अगर दोनों मैग्नेट्स आइडेंटिकल होंगे तो इफ दिस टू मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल देन दे विल हैव सेम डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m होगा, तो फिर m डैश होगा m प्लस m 2m और यहां पे m डैश होगा 0। अगर मैग्नेट्स आइडेंटिकल होंगे तो यहां पे m डैश होगा 2m, यहां पे m डैश होगा 0। तो ये हो गया डिस्कशन ऑफ केस नंबर 2, रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। केस नंबर 3, स्पेशल केस नंबर 3। केस 3 में एक बार मैग्नेट या इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट वी कैन टेक मैग्नेटाइज्ड वायर आल्सो, और मेटल वायर, मैग्नेटाइज्ड मेटल वायर। तो बार मैग्नेट और मैग्नेटाइज्ड वायर इज बेंड in the form of circular arc and this arc subtends an angle theta at the center। तो अगर एक बार मैग्नेट या मैग्नेटाइज्ड वायर को हमने सर्कुलर आर्क में बेंड किया एंड दैट आर्क सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, तो उस बेंड बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले बार मैग्नेट स्ट्रेट था, बेंड करने से पहले बार मैग्नेट स्ट्रेट था, तो ये हो गया ओरिजिनल मैग्नेट, ये उसका साउथ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है, एंड लेट एल बी द मैग्नेटिक लेंथ। यहां मैंने मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल एल लिया है। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो यहां पे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस एल है, वेयर एल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। तो इस ओरिजिनल मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट का सिंबल कैपिटल एम होगा, एंड डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो इफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज एम एंड लेंथ कितना है यहां पे एल है, तो ये होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, का मतलब कैपिटल एम हो गया स्मॉल एम इनटू एल। फिर हम लोग ने इस मैग्नेट को ऐसे सर्कुलर आर्क में बेंड किया। दिस मैग्नेट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। तो देखो यहां पे मैग्नेट बेंड हो चुका है, तो ये बन गया मैग्नेट। ये वही मैग्नेट है जो उन्होंने सर्कुलर आर्क में बेंड किया, एंड अगर ये सर्कुलर आर्क है तो ये उसका सेंटर होगा, लेट आर बी द रेडियस। ठीक है, तो इस बेंड शेप मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो इस फिगर में ये मैग्नेट बेंड हो गया। अगर मैग्नेट को बेंड करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, तो इन दो पोल का पोल स्ट्रेंथ एम ही होगा, बट इस मैग्नेट को बेंड करने के बाद साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तो जब ये मैग्नेट स्ट्रेट था, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस एल था, बट अगर आप इसी मैग्नेट को ऐसे बेंड करोगे तो ये लेंथ ऊपर चला गया इन द फॉर्म ऑफ आर्क लेंथ, है ना। आपने मैग्नेट को ऐसे बेंड किया तो ये एल जाएगा ऊपर, एंड दिस एल बिकम्स लेंथ ऑफ एन आर्क, एंड साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस अभी एल नहीं होगा। तो let 2x be the new magnetic length। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो बेंट मैग्नेट में साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस मैंने 2x डिफाइन किया, और ये एंगल दिया हमको थीटा। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय आर्क विद द सेंटर। अभी यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इनफैक्ट ये हो गया एंगल बाय सेक्टर, जो इस मैग्नेटिक लेंथ को परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल बाय सेक्टर भी है, का मतलब ये थीटा है तो ये उसका थीटा बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन अ बार मैग्नेट इज बेंट, लेट m डैश बी द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड मैग्नेटिक लेंथ कितना हो गया, x प्लस x 2x हो गया, है ना। अभी मैग्नेटिक लेंथ चेंज हो गया, तो लेट 2x बी द न्यू मैग्नेटिक लेंथ। नाउ सी फ्रॉम द फिगर, सबसे पहले हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। तो हमको पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल का बेसिक फॉर्मूला है। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल्स टू
आर्क अपॉन रेडियस, बट यहां पे आर्क का लेंथ एल है और रेडियस आर है। रिमेंबर बच्चों, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब भी एंगल होता है रेडियन में, तो इस फॉर्मूला में थीटा होगा रेडियन में, इट इज नॉट इन डिग्री, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। तो ये जो थीटा है ना, ये रेडियन में होगा, ये डिग्री में नहीं होगा। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क एल अपॉन रेडियस आर। तो फिर आर कितना हो गया, एल बाय थीटा हो गया। तो अगर थीटा एल बाय आर है तो आर बन गया एल बाय थीटा। दिस इज रेडियस आर का फॉर्मूला। फिर हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने साइन थीटा बाय 2 लिया, यहां पे एंगल थीटा बाय 2 है ना, तो टेक साइन ऑफ एंगल थीटा बाय 2। तो साइन ऑफ एंगल थीटा बाय 2 इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 90 है तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बाय 2 इज एक्स अपॉन आर, है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू एंगल अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बाय 2 है एक्स बाय आर। तो अगर साइन थीटा बाय 2 एक्स अपॉन आर है तो फिर एक्स का वैल्यू होगा आर इंटू साइन थीटा। इस आर को यहां पे मल्टीप्लाई करो तो आई कैन से एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाय 2। इसमें जो थीटा होगा वो डिग्री में होगा बच्चों, ये जो थीटा होगा ना ये डिग्री में होगा, बट ये जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें जो एंगल थीटा होगा वो डिग्रीज में होगा, 60 डिग्री 120 डिग्री ऐसे, पर इसमें जो थीटा होगा वो रेडियन में ही होगा। तो दिस थीटा इज इन रेडियन, दिस थीटा इज इन डिग्री। तो x कितना मिल गया, r sin थीटा बाई 2। तो फिर 2x कितना होगा, अपना 2x क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है। तो अगर x का वैल्यू r sin थीटा बाई 2 है तो 2x होगा 2r sin थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ द साइड। तो ये होगा न्यू मैग्नेटिक लेंथ का वैल्यू 2x, वो कितना होगा 2r sin थीटा बाई 2। नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन ऑफ न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश। हमको पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो m डैश का फॉर्मूला स्मॉल m इनटू 2x, बिकॉज न्यू मैग्नेटिक लेंथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज 2x। तो m डैश कितना हो गया, स्मॉल m इनटू 2x। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ 2x, तो ये होगा स्मॉल m इनटू 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, फिर मैंने r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो r कितना है l बाई थीटा। तो यहां पे जो r है इसको लिखा l बाई थीटा। बट ऑब्जर्व करो यहां पे m इंटू एल है, तो m इंटू एल इज कैपिटल M फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 m क्या होगा, m इंटू एल। तो ये जो m इंटू एल है इसको कैपिटल M से रिप्लेस करो, तो फिर अपना फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, m डैश इज इक्वल टू 2 कैपिटल M sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाय थीटा। m डैश इक्वल्स टू 2m sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, बिकॉज m इंटू एल इज कैपिटल M। तो कैपिटल M होगा ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट और m डैश होगा न्यू डाइपोल मोमेंट व्हेन द मैग्नेट इज बेंड। तो m डैश का फॉर्मूला होगा 2m sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। इसमें ये जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा और ये जो थीटा होगा वो डिग्रीज में होगा। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ बायोमैग्नेट व्हेन इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। फॉर्मूला क्या है, m डैश इक्वल्स टू 2m sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर दो और ये हो गया इस फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो दिस इज केस नंबर 3, बार मैग्नेट और मैग्नेटाइज्ड वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। देखो नीट 2013 में बच्चों, नीट एग्जामिनेशन में इन द ईयर 2013 ये वाला कंडीशन पूछा गया था। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट ईयर 2013 और वहां पे उन्होंने एंगल दिया था 60 डिग्री। यहां पे उन्होंने एंगल दिया था 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो बताओ m डैश का फॉर्मूला क्या होगा, आप कैलकुलेट कर दो। दे हैव गिवन द एंगल 60 डिग्री इन नीट 2013। तो अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो करो कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना होगा, पाई बाई 3। तो ये पाई बाई 3 होगा, ये 60 होगा, तो 60 अपॉन 2 कितना होगा 30। तो साइन 30 हाफ का मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना है थीटा 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। तो 3 जाएगा ऊपर, तो आंसर आएगा 3m अपॉन पाई। तो अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो थीटा को लिखेंगे पाई बाई 3 यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री।
तो आफ्टर कैलकुलेशन एम डैश होगा 3m अपॉन पाई। ये उसका एग्जांपल होगा जो नीट 2013 में आया था। तो ये हो गया केस नंबर 3, बार मैग्नेट बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्क्यूलर आर्क। स्पेशल केस देखो, इसमें ही एक स्पेशल केस देखो। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो बार मैग्नेट है उसको सेमी सर्क्यूलर आर्क में बेंड किया। दिस मैग्नेट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, परफेक्ट सेमी सर्कल में इसको बेंड किया। तो इस सेमी सर्कुलर मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एक तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जब मैंने डिराइव किया ना अभी जस्ट नाउ, m डैश इक्वल्स टू 2m साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, उससे भी डिराइव कर सकते हो। और ये दूसरा मेथड होगा, मतलब हम लोग फॉर्मूला को एक्चुअल में डिराइव करेंगे। तो एक स्ट्रेट बार मैग्नेट बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, तो फिर ये जो लेंथ होगा ये बनेगा लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, है ना। अगर आप मैग्नेट को बेंड करोगे तो ये L जो है ना ये बन जाएगा सेमी सर्कल का लेंथ, और साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो बन जाएगा अभी 2r, दैट इज डायमीटर। बिकॉज अगर ये सेमी सर्कल है तो ये उसका सेंटर होगा, तो फिर ये हो जाएगा डायमीटर। इसका मतलब न्यू मैग्नेटिक लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो न्यू मैग्नेटिक लेंथ कितना हो गया, r प्लस r 2r, दैट इज डायमीटर। और यहां पे एंगल कितना फॉर्म हुआ, 180 डिग्री, बिकॉज ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो फिर इस सेमी सर्कुलर मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है। ओरिजिनल मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट होगा m इंटू एल। फिर हमने मैग्नेट को बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, तो लेट m डैश बी द न्यू डाइपोल मोमेंट, और न्यू मैग्नेटिक लेंथ कितना हो जाएगा, r प्लस r 2r। नाउ फ्रॉम द फिगर लेंथ l will be half the semicircle, length L equals to half the length of the circle। का मतलब ये जो L होगा ये सेमी सर्कल का लेंथ होगा, इसका मतलब L कितना होगा, पाई r, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस। ये जो L होगा उसका वैल्यू होगा हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, एंड सर्कमफरेंस इज 2 पाई r, तो उसका आधा कितना होगा, पाई r। तो L बिकम्स पाई r, तो फिर r कितना होगा, L बाई पाई, है ना। रेडियस r कितना होगा, L अपॉन पाई। m dash, the new dipole moment is pole strength into magnetic length। तो न्यू मैग्नेटिक लेंथ कितना है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r। तो स्मॉल m इंटू 2r, फिर मैंने r का वैल्यू L अपॉन पाई सब्स्टिट्यूट किया। बट व्हाट इज m इंटू L? m इंटू L होगा डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। तो फिर m डैश का फॉर्मूला होगा 2m अपॉन पाई, बिकॉज m इंटू L इज कैपिटल M, तो ये होगा 2 कैपिटल M अपॉन पाई। इसका मतलब अगर एक स्ट्रेट बार मैग्नेट को सेमी सर्कुलर मैग्नेट में बेंड किया है तो इस सेमी सर्कुलर मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट विल बी 2m अपॉन पाई। व्हाट इज कैपिटल M? डाइपोल मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट। तो दिस इज केस नंबर 3, मैग्नेट बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। केस नंबर 4, केस 4 में एक बार मैग्नेट को बेंड किया है इन द मिडल। तो बार मैग्नेट इज बेंड इन द मिडल। तो इफ बार मैग्नेट इज बेंड इन द मिडल, वी हैव टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंड मैग्नेट। तो कंसीडर वन बार मैग्नेट, एस साउथ पोल है, एन नॉर्थ पोल है, और लेट एल बी द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट। तो इस ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कैपिटल M। तो इस कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होगा, M इंटू L, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। यहां मैंने मैग्नेटिक लेंथ को L लिया है। तो इस ओरिजिनल बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट M इंटू L होगा। अभी हम लोग इस बार मैग्नेट को बेंड करेंगे मिडल पे, मिड पॉइंट पे। ये मैग्नेट का मिड पॉइंट है, तो मैग्नेट को ऐसे बेंड करो, देखो कुछ इस तरह, लाइक दिस। ठीक है, तो ये होगा ओरिजिनल बार मैग्नेट, लाइक दिस। ठीक है, और ये उसका मिड पॉइंट होगा। तो ओरिजिनल बार मैग्नेट को ऐसे मिड पॉइंट पे बेंड करेंगे, ऐसे। ठीक है,
तो ऐसे एक एल शेप मैग्नेट फॉर्म होगा, एल शेप मैग्नेट। तो इस एल शेप मैग्नेट का मतलब इस बार मैग्नेट को बेंड करने के बाद फिर इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अभी हमेशा बेंड करने के बाद दो पार्ट परपेंडिकुलर होंगे नहीं, नॉट नेसेसरी, है ना। व्हेन द बार मैग्नेट इज बेंट इन द मिडल, इट इज नॉट नेसेसरी कि टू पार्ट्स आर परपेंडिकुलर। टू पार्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं, टू पार्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं। का मतलब बेंड करने के बाद एंगल फॉर्म बिटवीन द टू पार्ट्स कैन हैव एनी वैल्यू। इट कैन बी 60 डिग्री, इट कैन बी 90 डिग्री, इट कैन बी 120 एंड सो ऑन। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, बार मैग्नेट को मिड पॉइंट पे ऐसे बेंड करना है। तो हम लोग एक केस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे मैग्नेट को बेंड करने के बाद टू पार्ट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट दिस टू पार्ट्स मे नॉट बी परपेंडिकुलर, दे कैन फॉर्म एंगल 60 डिग्री और 90 और 120 एंड सो ऑन। तो इस बेंड शेप मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। अगर आपने मैग्नेट को मिड पॉइंट पे बेंड किया है तो साउथ पोल चला गया ऊपर, देखो साउथ पोल यहां पे चला गया, और फिर यहां पे हमको दो पार्ट मिल गए। तो अगर ओरिजिनल लेंथ L था तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट L/2 होगा। तो इस पार्ट का लेंथ L/2 होगा, इस पार्ट का भी लेंथ L/2 होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज L/2। इसका मतलब इनिशियल केस में मैग्नेटिक लेंथ L था, बट मैग्नेट को बेंड करने के बाद साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस L/2 हो गया। पोल स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, है ना, इन दो पोल का स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, बट दो पोल के बीच का डिस्टेंस जो पहले L था अभी L/2 हो गया। इस L/2 को फाइंड करने के लिए वी कैन सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इफ x इज द न्यू मैग्नेटिक लेंथ, सपोज ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो फिर इस x को फाइंड करने के लिए वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस x का वैल्यू होगा रूट ऑफ L/2 स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर, दैट इज L²/4 प्लस L²/4। L²/4 प्लस L²/4 कितना होगा, 2L²/4, दैट इज L²/2, उसका रूट लिया तो L/2। तो न्यू मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगा L/2। लेट m डैश बी द न्यू डाइपोल मोमेंट। तो इस m डैश का फॉर्मूला होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। यहां पे मैग्नेटिक लेंथ कितना मैंने कॉल किया x, और x कितना है L/2 है। तो दिस इज m इंटू L/2, बट व्हाट इज m इंटू L, कैपिटल M, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट। तो इसको लिखेंगे m, तो दिस इज m/2। तो इस मैग्नेट को अगर मैंने मिड पॉइंट पे बेंड किया such that two parts are perpendicular to each other, then dipole moment of this L-shaped magnet होगा m/2, where m is the original dipole moment। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए ये होगा शॉर्टकट फॉर्मूला। We can say this is a shortcut formula. M dash is equal to m sin θ/2. M dash is equal to m sin θ/2, where theta is the angle made between the two parts. तो अगर आपने बार मैग्नेट को मिड पॉइंट पे बेंड किया है एंड टू पार्ट्स फॉर्म एन एंगल थीटा बिटवीन देम, तो m डैश का फॉर्मूला होगा m sin θ/2, where theta is the angle between the two parts. जैसे इस एग्जांपल में थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो इफ थीटा इज 90 डिग्री देन θ/2 होगा 45 डिग्री, है ना। थीटा अगर 90 है तो ये 45 डिग्री हो गया, sin 45 1/√2 हो गया, तो आंसर आएगा m इंटू 1/√2, दैट इज m/√2। देखो ये मिल गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए व्हेन द मैग्नेट इज बेंट इन द मिडल, न्यू डाइपोल मोमेंट होगा m sin θ/2, वेयर m इज द ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट। तो दिस इज केस 4, बार मैग्नेट बेंट इन द मिडल।